गुड मॉर्निंग। इस नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। एक नए सेशन में आप जुड़े हैं। 10 क्वेश्चन के साथ डेली करंट अफेयर ताज़ा क्वेश्चन है। ये आप लोगों के सामने इस तरह पहला क्वेश्चन हम रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया है? तो ये है देश भूटान। भूटान ने समर्थन कर दिया है। एक्सप्लेनेशन को हम नजर डालेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत के लिए एक सुधारित यूएन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए आवेदन का मजबूत समर्थन कर दिया है, व्यक्त किया है। उन्होंने वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ में भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और नेतृत्व को इस स्थिति को लिए योग्य बताया है। भूटान, जो हाल ही में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एलडीसी श्रेणी से बाहर निकल पाया है, वर्तमान में वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए एक अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पर जोर दिया है। भूटान जो अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। WDR रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मध्यम आय लाल पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया कि वर्तमान में इस जाल में फंसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रगति करने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। 1987 से वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: उच्च आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय, सभी वर्गों की आय को और निम्न वर्ग की आय को भी। जबकि उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़कर 86 हो गई है। निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 से घटकर 26 हो गई है। वर्तमान में 108 मध्य आय वाले देश है, जो वैश्विक जनसंख्या का 75% हिस्सा बनता है और वैश्विक जीडीपी में लगभग 38% का योगदान करते हैं। ये वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, हाल ही में चर्चा में रोड टेप योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा के अंतर्गत आता है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, रोड टेप इकाइयों के लिए 30 सितंबर रोड टेप योजना को घरेलू टैरिफ क्षेत्र डीटीए इकाइयों के लिए 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसी जनवरी 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। रोड टेप निर्यातकों को उन करों, शुल्कों और लीवेज की वापसी करती है जो वापस नहीं किए गए हैं। इसने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS शॉर्ट नेम की जगह ली है, जिसे वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन की कमी के कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चुनौती दी गई थी। रोड टेप यह सुनिश्चित करता है कि निर्यातकों को उत्पाद और वितरण के दौरान हुए खर्चों के लिए मुआवजा मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में दिवंगत हुए विवेक ओबरॉय किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये जुड़े थे अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे। विवेक ओबरॉय जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के माध्यम थे का हाल ही में निधन हो गया। EAC-PM एक स्वतंत्र संस्था है जो प्रधानमंत्री के आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है। बहुत अच्छी संस्था है ये EAC। यह प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित आर्थिक मामलों का विश्लेषण करती है और व्यापक आर्थिक चिंताओं का समाधान करती है। इस परिषद की भूमिका सलाहकार होती है और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। यह रिपोर्टों और सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से आर्थिक समझ को बढ़ावा देती है। EAC-PM का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल होते हैं जिनकी संख्या स्थिर नहीं होती। नीति आयोग परिषद को प्रशासनिक समर्थन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ईएसी सलाहकार है प्राइम मिनिस्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे जो इस तरह है, डुमा बोको किस देश की राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये बोत्सवाना के चुने गए हैं, बोत्सवाना कंट्री के। अब एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यूडीसी के डुमा बोको को मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रेनोवानी ने बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया है। बोत्सवाना के चुनावी कानून के अनुसार किसी पार्टी को जीतने के लिए 61 में से कम 31 नेशनल असेंबली सीटें जीतनी होगी। यूडीसी ने 34 सीटें प्राप्त की है, जबकि सत्ताधारी बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी ने केवल 4 सीटें जीती है। निवर्तमान राष्ट्रपति मोक्वेस्टी मैसी ने हार स्वीकार की क्योंकि प्रारंभिक परिणामों में पुष्टि हुई कि लगभग 60 वर्षों के बाद बीडीपी ने अपनी संसदीय बहुमत खो दी है। बीडीपी ने 1966 में स्वतंत्र के बाद इसे हीरे समृद्ध राष्ट्र बोत्सवाना पर शासन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और तैयारी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में इस दिन को स्थापित किया, जिसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को और सामुदायिक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। 5 नवंबर को इसकी ऐतिहासिक महत्वता के कारण चुना गया है, जो जापानी कथा इनामुरा नोही से जुड़ा है। यह दिन इस बात पर जोर देता है कि प्रारंभिक चेतावनी और तैयारी से जीवन और संपत्ति की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं, प्रभावी निकासी योजनाओं को बढ़ावा देता है और सुनामी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित भी करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना के C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर FMS का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? वायुसेना स्टेशन आगरा में किया गया है। इसका भारतीय वायुसेना ने C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वायुसेना स्टेशन आगरा में किया है। यह सिम्युलेटर यथार्थवादी पायलट प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें सामरिक एयरलिफ्ट, पैरा ड्रॉपिंग, चिकित्सा निकासी और आपदा राहत जैसे मिशन शामिल है। यह महत्वपूर्ण परिदृश्यों का अनुकरण करके पायलट की तत्परता को बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता और उड़ान सुरक्षा में सुधार करता है। C-295 विमान आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है, जो परिवहन विमान उत्पादन में भारत के निजी क्षेत्र की प्रवेश और चिन्हित करता है। C-295 एक बहुमुखी 5 से 10 टन परिवहन विमान है, जो आधुनिक तकनीक के साथ सामरिक और विविध मिशन क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है। C-295 नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वायुसेना आगरा स्टेशन में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वन डे वन जीनोम पहल को संयुक्त रूप से किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद BRIC। ये दो शॉर्ट नेम याद रखिए, DBT और BRIC दोनों मिलकर संयुक्त रूप से वन डे वन जीनोम को शुरू किया है। DBT और BRIC ने वन डे वन जीनोम की पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत की सूक्ष्म जीव क्षमता को उजागर करना। यह पहल पर्यावरण, कृषि और मानव संस्थान स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अनूठे बैक्टीरियल प्रजातियों पर केंद्रित है।
ब्रिक्स राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्था NIB द्वारा समर्थित यह पहल जनता के लिए पूरी तरह से व्याख्यायुक्त जीवाणु जीनोम जारी करने का सूच में रखती है। इसमें ग्राफिकल सारांश, इन्फोग्राफिक्स और जीनोम विवरण शामिल है। यह सूक्ष्मजीव जीनोमिक डेटा को जनता और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ बनाता है, जिससे समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाने वाली चर्चाओं नवाचारों को बढ़ावा देता है। ये संयुक्त रूप से मैं इसका दो याद रखिए, ब्रिक्स और DBT दोनों मिलकर इसको वन डे वन जीनोम को शुरू किया है। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 हम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 NRI 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसकी रैंकिंग 49वां रही। NRI 2024 में NRI 2024 में भारत की 49वीं रैंक रहने पर 2023 से 11 स्थान ऊपर है। NRI 133 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभावों के आधार पर 54 चर का उपयोग करके करता है। पोर्टली इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में इसका प्रकाशित कौन किया? पोर्टलुएंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में भारत के स्कोर में 2023 में 49.93 से 2024 में 53.63 तक सुधार को दर्शाया गया है। भारत AI वैज्ञानिक प्रकाशनों, AI प्रतिभा के संकेंद्रण और ICT सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। यह FTTH सब्सक्रिप्शन, मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में सेकंड और घरेलू बाजार के पैमानों में 3rd स्थान पर है। निम्न माध्यम वाले देशों में भारत सेकंड है, जो मजबूत डिजिटल प्रगति और नवाचार को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट हम इस तरह है क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में नवंबर 2024 में वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया है? ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विश्व बैंक के साथ मिलकर 28-29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर AEO कार्यक्रम का आयोजन किया है। AEO विश्व सीमा शुल्क संगठन के सेफ फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुरक्षित करना और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षा को बढ़ाना है। यह उन व्यवसायों को AEO का दर्जा प्रदान करता है जो आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं और उन्हें सरल प्रक्रियाओं और तेजी से सीमा शुल्क निकासी जैसे लाभ प्रदान करता है। भारत में इसे 2011 में शुरू किया गया है। भारत में 2011 में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यही आज हम सेवा समाप्त करते हैं। होप आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में भी कमेंट अपना ज़रूर करें और भी हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। थैंक यू वेरी मच।